हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हिंदी का चैप्टर 11 जिसका नाम है नीलकंठ। तो इस कहानी में हम पढ़ने वाले हैं इसमें पढ़ेंगे जो लेखिका हैं वो क्या हमें दर्शाती हैं। रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है अभी मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। रेखा चित्र का मतलब ये होता है कि कोई भी कहानी को पॉइंट टू पॉइंट समझना। मतलब ये कि उसकी बारीकियों पर काम करना, बारीकियों में समझना, उसको रेखा चित्र कहा जाता है। तो जो नीलकंठ एक मोर है, जो ये लेखिका है इन्हीं का मोर था। उन्होंने उसकी कहानी सुनाई है, किस तरीके से उन्होंने उनको पाला, किस तरह से उन्होंने रखा और कब तक वो जिए, उसका ये रेखा चित्र उन्होंने सुनाया है। तो चलो हम कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़िया और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। इसने बोला, उस दिन मैं स्टेशन से घर लौट रही थी, तो उसने अपने ड्राइवर को बोला चिड़िया और खरगोश की जो दुकान है वहाँ पर गाड़ी मोड़ने के लिए कहा। किसको कहा? उसके ड्राइवर को। बड़े आगे पढ़ते हैं। बड़े बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दे दिया, ठीक है। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ कर दिया। मतलब ये जो चिड़ियाघर वाले थे, जो बेचते थे खरगोश चिड़िया वगैरह, वो जो लेखिका थी उनके पहुंचते ही जब उससे पहले वो कुछ कहे और उन्होंने बोलना चालू कर दिया। सलाम गुरुजी। पहली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए कुछ पूछा था। तो उसमें बोला है कि अब पिछली बार जब आए थे तब जो इन्होंने पूछा था कि मोर के बच्चों के बारे में। शंकरगढ़ में एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। मतलब ये जो शंकरगढ़ में से चिड़ीमार जो है वो 2 बच्चे पकड़ लाया। किसके? मोर के। एक मोर है और एक मोरनी है, आप पाल लें। उसने बोला, सजेशन दिया लेखिका को कि आप पाल लें। कौन है? जो वो दुकानदार है जिसके पास गई है। मोर तो पंजों से दवा बनती मतलब उन्होंने बोला कि मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने के लिए आए थे। आखिर में मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मोर मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। ठीक है, ये सब बातें बोल कौन रहा है? दुकानदार बोल रहा है। किससे बोल रहा है? लेखिका से बोल रहा है कि ये सब उन्होंने मंगवाए हैं। किसने? गुरुजी ने। तो उन्होंने लोगों से उनको लेखिका को बोला कि मैंने लोगों से ऐसे बोल के इनको बचा रखा है मोर को, क्योंकि इनके पंजों से दवा बनती है, तो लोग ले जाएंगे और उनको मार देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। किसने बोला? वही दुकानदार है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण के तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। मतलब ये जो ये बोल रहे थे दुकानदार, इनको बोला गया बड़े मियाँ। उनको जब बोलना चालू करते हैं वो रुकते नहीं है, और जब तक आप खुद नहीं बोलोगे बात को पूरी करोगे या रोकोगे, तब तक वो नहीं रुकते हैं। सुनने वाला थक कर जब रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। जिस तरह मैंने बताया, जब तक आप रोकोगे नहीं कि बस, तब तक वो नहीं रुकते, वो बोलते रहते। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ?
बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार, मतलब बड़े मियाँ ने हाथ से दिखा के इशारा कर दिया कि वो रहे मोर के बच्चे, एक छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तितरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। एक छोटे से उसमें पिंजरे में नज़र पहुंची, उसमें एकदम तीतर के समान वो मोर लग ही नहीं रहे थे, 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा कितना संकीर्ण था, मतलब बहुत छोटा था। वे पक्षी शावक जाली को गोल फ्रैक में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मतलब ये कि वो इतना ज़्यादा छोटा वो था जिसमें बंद कर रखा था इनको, कि ऐसा लग रहा था कि वो किसी चित्र में दर्शाए जा रहे हों। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ भी भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी चिड़ियामार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद इसमें बता दिया, नगद 30 रुपये लिए। इसने बोला कि बड़े मियाँ ने कि इस दोनों जोड़ों के मेरे से नगद 30 रुपये लिए गए हैं। 12 कहाँ भाई, जरा सोचो तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है। वो बिल्कुल मोर की तरह लग ही नहीं रहे थे कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने लगा चला, समझे। पर वह मुझी क्यों सुनने वाला, आपका ख्याल करके पछताकर देने ही पड़ा। मतलब ये कि वो उसको कैसे भी करके पैसे देने ही पड़े, वो कम नहीं कर रहा था। अब आप जो मुसासित समझे, मतलब ये जो मुसाबिक समझे, जो आप मुझे दे दे। उसने बोला जो आपको ठीक लगे आप मुझे दे दो, ठीक है। फिर लेखिका ने अब आप जो मुनासिब समझे, अस्तु 3 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के, क्या बोला गया है, अस्तु 3 कितने दिए चिड़ीमार के नाम के, 5 कितने दिए बड़े मियाँ के नाम के, ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। मतलब ये जब उसने जाल उठा के जो पिंजरा था अपनी गाड़ी में रखा, तब उनकी थोड़ी हरकत देखी, तब उसे लगा कि जैसे चित्र जीवित हो उठा हो। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। मतलब ये कि जैसे वो छटपटाते थे, इस प्रकार लगता था जैसे कि पिंजरे में भी जान आ गई हो। आगे देखते हैं। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया गया। तो लेखिका को ये सब बोला गया। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। मतलब ये कई बार ठगे जाने के वजह से जो लेखिका थी उनको फिर से फैमिली वालों ने बोला, परिवार वालों ने, कि फिर से तुम ठग कर आ गई है, तुम्हें मोर के नाम पे तीतर दे दिया गया है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं। मतलब ये उन्होंने बोला लेखिका ने कि मोर के क्या सुरखाब के पर लगे होते हैं तो पक्षी ही, वो भी तो पक्षी होता है, चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और अत्यंत ही कुछ विशेष हो गया। मतलब ये कि इनका जो प्रेम भाव था उनके प्रति, मोरों के प्रति जो लेके आई थी, और भी ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला। मतलब ये पहले इन्होंने अपने कमरे में पिंजरा रख के उन पिंजरे का दरवाज़ा खोला। फिर 2 कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा।
ठीक है। सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। सत्तू क्या होता है नहीं पता तो बता देती हूँ। चना होता है, चने को जब पीस देते हैं उसका हम मतलब आटे में गूँथ के, आटे की तरह से गूँथते के खाया जाता है, उसको बोलता है सत्तू, ठीक है। उसी की गोलियां और पानी रख दिया गया। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, मतलब ये कमरे में गायब हो गए चूहेदानी से निकलकर, जिसमें वो बंद करके लाए थे। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमीरा के पीछे। अतः मैं इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दा कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। मतलब ये कि जहाँ उनके ये ऐसे रद्दी कागज पड़े थे वहीं पे उन्होंने अपना रहना चालू कर दिया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते थे, मतलब गुप्तवास मतलब छुप कर रहते थे। रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। मतलब ये कि अब धीरे धीरे वो अपने डर से बाहर निकलने लगे और सामने आने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला दरवाज़ा पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इसका चित्रा नाम है किसका, इसकी बिल्ली का, इन नवगंतुओं का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अंधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि से ऐसे गैर मेरी मेज का अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जरी के लिए असहम ही जाएगी। इसमें बोला गया है जो भी ये कहानी में बताया गया है कि जो उनकी बिल्ली है चित्रा, अगर वो देख लेती तो इन लोगों को खा जाती। इस वजह से जहाँ पे ये मोरनी को रखा गया था उसको उस कमरे को बंद करके रखा जाता था। और जो ये मोरनी इनका नाम आगे चलकर रखा गया, मोर का रखा है नीलकंठ और मोरनी का रखा गया राधा। तो ये इस कहानी में अभी तक हमने पढ़ा है। आगे देखते हैं। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ी या खाने के रूप में होने लगा तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियाओं को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। इन्होंने बोला जब उनके कमरे में कायाकल्प होने लगा, मतलब कमरे में तहस नहस मचाने लगे ये दोनों, तब इनको बड़े पिंजरे में डाला। किन्होंने, लेखिका ने। दोनों नवगंतु ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक होता है। जब मान लो घर में जब नववधू आती है, मतलब बहू आती है घर में, तब किस तरीके से अच्छा रहता है, मज़ा आता है, कुछ नई नई चीज़ें होती हैं। उस तरीके से वहाँ के सभी जानवरों ने ऐसा माहौल वहाँ पे बना दिया। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर झूम झूम कर गुटरगू की रांगिनी अल्पाने लगे। समझे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे।
तो मतलब ये है कि जो बाकी जानवर थे वो इनके साथ घुलने मिलने लगे थे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। जो छोटे खरगोश थे मोर के चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तो तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया हो। जब ये सब मिले, सब में मेल जोल बन गया, तो लेखिका ने बोला कि जैसे मानो कि उनके चिड़ियाघर में भूचाल आ गया हो, सब शैतानी करने लगे। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे और उनका कायापलट वैसा ही क्रमशः रंगमय था जैसे झिल्ली से तितली का बनना। जैसे कि जब तितली बनती है तो पहले इस तरह से रहती है ना, पता नहीं चलता हमको, फिर जब निकलती है धीरे धीरे बहुत सुंदर हो जाती है तितली, तो हम वो सोच भी नहीं सकते। उसी तरीके से मोर भी इतना सुंदर होने लगा था। समझे? अब आगे देखते हैं। मोर के सिर की कलगी मतलब ये जो एंटीना मोर के जो लगे होते हैं इनको कलगी बोला गया है। कलगी और सघन मतलब एकदम काफ़ी गहरी, मतलब घने थे बाल उसमें, ऊंची तथा चमकीली हो गई थी, मतलब चमकदार थी। चोंच अधिक बंकिम और पेनी हो गई थी। चोंच क्या हो गई थी, अच्छे से बड़ी हो गई थी और नुकीली हुई थी। गोल आँखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी थी। लंबी नील हरित ग्रावा ही हर भांगिमा में धूप छाई तरंगे उठने लगी थी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगा था। मतलब ये कि अब दोनों अपने मोर की रूप लेने लगे थे, पर जो मोर था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत अलग अलग कलर उसमें आने लगे थे। पूँछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं का इंद्रधनुषी रंग उत्पत्ति हो उठे। मतलब ये कि उनमें क्या हुआ, जो चंद्र, आपने कभी भी देखा होगा मोर का पंख, तो उसमें चांद जैसा वो बना होता है, वो चांद जैसा शेप बनी होती है, और उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा रंगीला होता है, मतलब बहुत सारे कलर होते हैं उसमें। ठीक है। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में से सुकुमारता और सौंदर्य था। मतलब ये कि अब बहुत ज़्यादा बदलाव उनमें आने लगा था। झुक कर पानी पीना, अच्छे से खाना खाना, मतलब इतना सुंदर दिखने लगे थे मोर, ये बहुत अच्छा लगने लगा था। और उन्होंने शब्द सुनना आदि क्रियाओं में सुकुमारता मतलब और सौंदर्य मतलब तरीका आने लगा था, और सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मतलब ये कि जिस हिसाब से, जिस स्पीड से वो बढ़े हैं, उसका चित्र हम आंक नहीं सकते। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। इसमें बोला गया है कि जो मोरनी थी वो मोर के जितना तो सुंदर नहीं थी, पर फिर भी उसकी ऊंची लंबी गर्दन, हवा में चंचल कलगी, उसकी कलगी जो लंबी लंबी इस तरह से बनी होती ना, वो भी घनी थी उसकी भी। ठीक है। पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा,
जो पंख थे उसके भी श्याम एकदम पत्र की तरह, पत्र लेखा की तरह दिख रहे थे। तो उनकी भी यहाँ पे गरिमा के बारे में बताया, कितनी सुंदर मोरनी भी लग रही थी, पर मोर जितनी नहीं लग रही थी। चलो अब अगला देखते हैं, इसमें हम क्या करने वाले हैं। नीलाभ ग्रीवा के कारण, नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। समझे, नीलाभ मतलब नीले कलर का मोर दिखता था, इसलिए उसका नाम क्या गया, नीलकंठ, और उस मोरनी का नाम क्या रखा गया, राधा। मैंने अभी आपको बताया ही था। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। मतलब ये सेनापति और संरक्षक पता है कि जो नीलकंठ है सबसे इतना घुल मिल गया कि सबकी देखभाल, सबकी रक्षा करने लगा और अपने आप को वहाँ का सेनापति मान लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानव सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चोंच प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। मतलब ये कि कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा काम करता था तो जो हमारा नीलकंठ था, मोर था, वो दंड देने के लिए दौड़ उठता था। ठीक है, तो वो क्या करता था, सबको एक साथ अपने साथ ले जाता था, जहाँ जिस और खाना मिलता था उस और सबको एक साथ ले जाता था कि चलो 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 खाना खाते हैं। ठीक है, मतलब वो एक तरह से सबकी देखभाल करता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आकर क्रंदन ना करने लगते उन्हें अधर में लटका कर रखता था। मतलब उनके साथ खेलता था एक तरीके से। कभी कभी उनकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था, पर वे फिर भी कभी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। मतलब ये जो नीलकंठ था उसका प्रेम जो भी जीव जंतु थे उसके लिए बहुत ज़्यादा गहरा था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुपा छुपाई खेलते रहते थे। समझे, तो इसी से पता चलता है कि कितना ज़्यादा प्यार था जब वो पंखों में फैला लेता था और बाकी जो ये छोटे छोटे खरगोश वगैरह वो क्या करते थे, खेलते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। जब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप के पकड़ में आ गया। तो बाकी की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपके लिए कल आ जाएगा। ओके, बाय बाय।